हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मैसूर में रोड शो के दौरान पीएम मोदी जी की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक की खबर। गाड़ी के सामने फूल फेंकने के आड़ में मोबाइल फोन फेंका गया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको, किसने किया ये सबसे बड़ा जुर्रत और पकड़ा गया या फिर नहीं, सारी जानकारी बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां देश के सीडीएस ने दिया चीन को कड़ा संदेश, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। और साथ ही साथ बताएंगे जहां आज 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं कई बड़े नियम। एटीएम, गैस सिलेंडर, बैंक अकाउंट से लेकर बेटियों तक के लिए योजनाओं तक में बड़ा बदलाव होने वाला है। सारी जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं। मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां कर्नाटक से सबसे बड़ी खबर। मोदी जी के रोड शो में उनके सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक, गाड़ी के सामने फूल के आड़ में फेंका गया मोबाइल फोन। बता दें कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कैंपेन का जिम्मा संभाल लिया है, जिसके तहत रविवार को मैसूर में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई है। रोड शो में जिस वाहन पर पीएम मोदी जा रहे थे, उसी गाड़ी के ठीक सामने मोबाइल फोन फेंका गया है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही मोबाइल फोन फेंका गया, उसके तुरंत बाद एसपीजी के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए मोबाइल को पीएम मोदी की गाड़ी से दूर कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि मोबाइल गलती से फूल के साथ गिर गया था। बीते 3 महीनों में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का यह तीसरा सबसे बड़ा मामला है। मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो में मोबाइल फोन फेंकने की घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि एसपीजी के जवानों ने फौरन उस मोबाइल फोन को पीएम मोदी की गाड़ी से दूर कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि बीजेपी समर्थक के हाथ से गलती से फोन छूट गया था और पीएम मोदी के काफिले की गाड़ी के आगे आ गया था, और पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 महीने में यह तीसरी सबसे बड़ी घटना है। ऐसे में मोबाइल उनकी गाड़ी के सामने फेंका गया, वो सबसे बड़ी बात इस खबर से नहीं बनती। बात सबसे बड़ी यह है कि उनके सुरक्षा में ऐसी चूक हो कैसे पाती है। बहरहाल इसी बड़ी खबर के बीच बात करते हैं अगली खबर की, जहां देश के सीडीएस अनिल चौहान जी ने दिया चीन को कड़ा संदेश। भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए सैन्य आत्मनिर्भरता को बताया सबसे अहम। जी हां, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने इशारों ही इशारों में चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अपनी सामरिक स्वायत्तता बरकरार रखने और अपने उभरते कद के अनुरूप नई जिम्मेदारियां उठाने के मद्देनजर भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना और सैन्य उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है। एक थिंक टैंक चाणक्य डायलॉग के अपने संबोधन में जनरल चौहान ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ इसकी नरम शक्ति यानी सॉफ्ट पावर, तकनीकी प्रगति और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मजबूती से डटे रहने की क्षमता इसकी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के उदय में योगदान दे रही है। अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मजबूती से डटे रहने की क्षमता संबंधित जनरल चौहान की टिप्पणी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पिछले 3 साल से चीन के साथ जारी गतिरोध के स्पष्ट संदर्भ में है। जनरल चौहान ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सशस्त्र बलों की आयात निर्भरता को कम करना भारत के लिए अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने और अपने आकार एवं अर्थव्यवस्था के अनुरूप नई जिम्मेदारियों को निभाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। बहरहाल चीन को कड़ा संदेश देकर के सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने भी बता दिया है कि हम अब डरने या झुकने वाले नहीं। बहरहाल दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां अगले महीने जो बाइडेन और पीएम मोदी जी मिलकर करेंगे प्रशांत द्वीप देशों के भविष्य को लेकर चर्चा। बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने प्रशांत द्वीप समूह के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चाएं होंगी। इस बात की जानकारी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने रविवार को दिया है। जी हां, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रशांत महासागर के सबसे बड़े देश में वैश्विक महाशक्तियों की भविष्य की रणनीति को लेकर बैठक होने जा रही है। पापुआ न्यू गिनी का चीन और अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि मरापे विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2018 में राष्ट्र का दौरा किया था। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां पाकिस्तान से जुड़े दस्तावेज हुए लीक, प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक की बात सुन सकता है अमेरिका। जी हां, पाकिस्तान के हर कदम पर है अमेरिका की नजर, प्रधानमंत्री तक की बात सुन सकता है अमेरिका। लीक दस्तावेज में सबसे बड़ा खुलासा बता दें, कुछ दिनों पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कई गोपनीय दस्तावेज
ऑनलाइन इंटरनेट पर शेयर किए गए थे। सुपर पावर के घर में सेंध लगने के चलते पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अब इन लीक दस्तावेजों में पाकिस्तान के एक मंत्री से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा था कि उनका देश चीन और अमेरिका के बीच मिडल ग्राउंड नहीं बना रह सकता। अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकता है तो उसे चीन से मिलने वाले बड़े फायदे को त्यागना होगा। और ये बयान तब आया जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनल मेमो में हिना रब्बानी खार ने ये बातें कही हैं। इस मेमो का टाइटल पाकिस्तान के मुश्किल विकल्प था। मेमो में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को पश्चिम को खुश करने का आभास देने से बचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान साझेदारी बनाए रखता है तो उसे चीन के साथ उसके वास्तविक रणनीतिक साझेदारी को त्यागना होगा। पाकिस्तान अब और मिडल ग्राउंड नहीं बन सकता। हालांकि हिना रब्बानी खार का ये मेमो अमेरिका के हाथ कैसे लगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें 9/11 आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान ही वो देश है जिसे अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद मिलती रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के मंत्रियों की खबर रखता है। 17 फरवरी के एक अन्य दस्तावेज में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस विचार विमर्श का भी जिक्र किया गया है जिसमें वो यूक्रेन संघर्ष पर यूएन में मतदान से जुड़ी बातें कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि अगर रशिया की निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया तो किस तरह उन्हें पश्चिम से दबाव आएगा। ये सारी जानकारी दोस्तों इस खुफिया दस्तावेज में दिया गया है। इससे सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि प्रधानमंत्री तक की बात अमेरिका सुन रहा है और पाकिस्तान के हर मंसूबों पर नजरें गड़ाए बैठा है। बहरहाल बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां 1 मई से मालदीव दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्वीपीय देश को गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान द्वीपीय देश को भारत की ओर से उपहार के तौर पर एक तेज गति की गश्ती नौका और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी और कहा कि सिंह की मालदीव यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता का मजबूत बंधन बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और रक्षा मंत्री एवं सुरक्षा क्षेत्रों सहित समग्र द्वीपीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। मालदीव को सैन्य प्लेटफॉर्म प्रदान करने का भारत का निर्णय ऐसे समय आया है जब वो यानी चीन इस क्षेत्र में अपने समग्र प्रभाव का विस्तार करने के लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है। आप सभी को मालूम है कि चाइना भी मालदीव के साथ हाथ मिलाने में जुटा हुआ है और वो चाहता है कि मालदीव किसी भी तरह उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए और भारत का भी ऐसा होने दे नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति चाइना के विदेश नीति से कहीं ज्यादा गुना बेहतर है तो ऑल द बेस्ट राजनाथ सिंह जी जरूर कहिएगा कमेंट में। और दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं एक और खबर की, जहां श्रीलंका जैसे हो जाएंगे पाकिस्तान के हालात, जनता होगी सड़कों पर। जी हां, कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दे रहे हैं शहबाज की सरकार और पाकिस्तान की जनता को बड़ी चेतावनी। बता दें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने चेतावनी दे दी है कि अगर चुनाव नहीं हुए तो देश में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव न होने की स्थिति में पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा यह मेरी चेतावनी नहीं बल्कि विश्लेषण है। आम लोग रैलियों में अभी शांत है इस उम्मीद में कि जल्द ही चुनाव हो जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे और कोई भी स्थिति को नहीं संभाल सकेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार अभी भी चुनाव से भाग रही है, उन्हें डर है कि वे हार जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने अब तक पार्टी के फैसले लिए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अगर चुनाव में और देरी होती है तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान में गेहूं तो कब का खत्म हो चुका है, पिसती जा रही है। वहाँ की गरीब आवाम कब तक रखेगी वो सब्र, यह सबसे बड़ा सवाल। और पाकिस्तान की शहबाज सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। पाकिस्तान की गरीब जनता महंगाई की मार झेल रही है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बढ़ती महंगाई ने गेहूं के आटे का संकट पैदा कर दिया है जिसके कारण समोसे और पकौड़े जैसी आम चीजों की कीमत हद से ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल कहते हैं कि कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आपने किसी के साथ गलत किया है तो आज नहीं तो कल आपके साथ वो गलत जरूर होगा और यही चीज है दोस्तों आज पाकिस्तान जिस बुरी स्थिति में और भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है ये दर्शाता है कि भारत के खिलाफ जितने साजिशें रची गई पाकिस्तान की तरफ से वो घूम कर उल्टा पाकिस्तान पर ही पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में जैसे को तैसा वाली स्थिति नजर आ रही है। बाय द वे आपका इस पर क्या राय है दोस्तों, अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते हैं एक और खबर की और जहां पर दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल विमान से वापस काठमांडू जाएंगे। बता दें नेपाल के
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सीने से संबंधित बीमारी के इलाज के बाद नई दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो रविवार रात काठमांडू लौट आएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। पौडेल जो कि 78 वर्षीय को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 19 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में इलाज के लिए विमान से भारत लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है कि नेपाल में जब इलाज ना हो सका तो भारत रेफर किया गया और भारत ने तमीज में इलाज करके उनको ठीक करके अब भेज दिया है, जो भारत के लिए भी बड़े ही गर्व की बात है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां उत्तर कोरिया का सुपड़ा साफ करने की तैयारी में अमेरिका भेज रहा सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल। जी हां, जिसके बाद किम जोंग उनकी राह पर सन की बहन, कहा बड़े तूफान की तैयारी कर ले अमेरिका। बता दें उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग भी अपने भाई की तरह सन की है। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वो एक बड़े तूफान के लिए तैयार रहें। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु समझौते को लेकर उत्तरी कोरिया भड़का हुआ है। किम जोंग उनकी बहन किम योंग जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बूढ़ा और गैर जिम्मेदार बहादुर कहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में हुए समझौते के मुताबिक अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे की काट निकालने के लिए दक्षिण कोरिया में परमाणु हथियार तैनात करेगा और साथ ही सोल के परमाणु कार्यक्रम में मदद करेगा। अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस जुगलबंदी पर उत्तर कोरिया बौखलाया हुआ है। उत्तर कोरिया की राज्य समाचार एजेंसी KCNA ने कहा कि जब हम मानते हैं कि किम यो जोंग का ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल की गई थी, जो हमारे सबसे शत्रुतापूर्ण विरोधी हैं, ये सिर्फ धमकी देने वाली बयानबाजी नहीं है, उन्हें बहुत बड़े तूफान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार शामिल हुई 5 महिला अधिकारी दुश्मनों पर बरसाएंगी तोप के गोले। बता दें देश की बेटियों ने हर क्षेत्र में भारत का मान बढ़ाया है। अब जोखिम से जोखिम भरे क्षेत्र में महिलाएं परचम लहराकर ये बता चुकी हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। भारत की बेटियों ने शनिवार को एक और नया इतिहास दर्ज करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है। दरअसल भारतीय सेना ने आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला ऑफिसर को शामिल किया है। शनिवार को महिला अधिकारियों के पहले बैच को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA चेन्नई में सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 5 महिला अधिकारी 29 अप्रैल को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। बता दें कि इंडियन आर्मी का आर्टिलरी रेजिमेंट जहां इन 5 महिला अधिकारियों को पहली बार एंट्री मिली है, उन्हें पुरुष अधिकारियों के बराबर अवसर मिलेंगे और चुनौतियों का सामना करना होगा। बहरहाल ऐसे में इनको ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जहां आखिर काली मां के साथ यूक्रेन ने ऐसा सलूक क्यों किया, भारतीयों का आक्रोश झेल नहीं पाई जेलेंस्की की सरकार। बता दें जैसे ही भारतीयों का देखा आक्रोश कि मां काली की अभद्र फोटो वाले पोस्ट को तुरंत हटा लिया गया। बता दें सोशल मीडिया पर यूक्रेन को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये सब हो रहा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के बचकाना हरकत के कारण। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया जिसमें हिंदुओं की देवी मां काली को अजीबोगरीब मुद्रा में दिखाया गया है। इस ट्वीट को लेकर भारत में विवाद छिड़ गया है। विवाद इतना गहराया कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय को अपना विवादित ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। आइए आपको बताते हैं कि डिफेंस ऑफ यूक्रेन के आधिकारिक अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए विवादित ट्वीट के बारे में। इस ट्वीट में देखा जा सकता है कि धुएं को मां काली का आकार दिया गया है। धुएं के गुब्बार पर मां काली की तस्वीर उकेरी गई है। इस ट्वीट ने भारत में नेटिजन्स को बेहद नाराज कर दिया है। नेटिजन्स ने इस अपमानजनक और हिंदू फोबिक पोस्ट का विरोध किया है जमकर, वो भी। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको बता दें भारतीयों का पुरजोर विरोध देखकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय को तस्वीर पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों बाद हटानी पड़ गई। इस ट्वीट को भारतीयों की भारी प्रतिक्रिया मिली, जिससे रक्षा मंत्रालय को ट्विटर पोस्ट को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। जी हाँ, और सब कह रहे थे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। बहरहाल अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, इस पर राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हमेशा की तरह शेयर कर दीजिएगा। बस सब फेसबुक पर चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पीएम मोदी को सुनने के लिए यूके में खचाखच भरा हॉल। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय ने मनाया जश्न। बता दे पीएम मोदी के मन की बात को लेकर सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी को रविवार को इंडिया हाउस में भी सुनाया गया। इसको सुनने के बाद उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि ये समुदाय आधारित कार्यक्रम सभी के लिए एक साथ जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि मन की बात के 100वें एपिसोड में उच्चायोग में अपने समुदाय के लोगों की मेजबानी करना बहुत खुशी की बात है। इससे सामुदायिक कार्यक्रम का रूप देने का विचार काफी खास है। आप देख सकते हैं कि लंदन में 1.8 मिलियन लोगों के समुदाय में इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साह है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक अलग बयान में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि लंदन के इंडियन
इंडिया हाउस में मन की बात पर भारी भीड़ उमड़ेगी और हाउस फुल हो जाएगा। उन्होंने कहा हमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि पूरे इंग्लैंड के प्रवासी यहाँ इंडिया हाउस में है और इस ये बात का भी संकेत है कि लोगों का पीएम मोदी पर कितना भरोसा है। बहरहाल अगर आपको भी पीएम मोदी पर जमकर भरोसा है दोस्तों तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पुतिन के खिलाफ हो सकता है क्या सैन्य विद्रोह। रूसी कमांडर ने दी बड़ी चेतावनी। दरअसल रशिया के कमांडर इगोर गिरकिन ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह हो सकता है और ये विद्रोह वैगनर ग्रुप कर सकती है। दरअसल रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवेगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में यह धमकी दी है कि वो यूक्रेन के बखमुत से अपने सैनिकों को मोर्चे से हटा सकता है। प्रिगोजिन का आरोप है कि उसके सैनिकों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल रही है, तो हम क्यों बिना किसी मदद के, बिना किसी लाभ के ये कार्य करें जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है। तो जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहां पर सूडान से जेद्दा के लिए रवाना हुआ 14वां जत्था INS टेग ने 288 भारतीयों को और को निकाला। जी हाँ, सूडान में जारी संघर्ष के बीच भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी युद्ध स्तर पर जारी है। शनिवार को नौसेना का जहाज भारतीय नागरिकों के 14वें बैच को लेकर पोर्ट सूडान से सऊदी अरबिया के शहर जेद्दा के लिए रवाना हुआ। शनिवार को भारतीय नौसेना के जहाज INS टेग ने संकटग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां फंसे 288 भारतीयों को सफलतापूर्वक निकाला। सूडान से जेद्दा जाने वाले लोगों का यह 14वां जत्था है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां कुनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं। W2 के पूर्व अधिकारी ने जताई इसको लेकर चिंता। बता दें, भारतीय वन्य जीव संस्थान W2 के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। दरअसल 1 महीने के भीतर 2 चीतों की मौत के बाद चिंता की लकीरें खींचने लगी है। ये नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से 487 वर्ग किलोमीटर बफर जोन में आता है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय है कि एक चीता को अपनी आवाजाही के लिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक WII के पूर्व डीन यादवेंद्र विक्रम झिल्ला ने कहा है कि कुनो नेशनल पार्क में इन जानवरों के लिए अपर्याप्त जगह है। हालांकि कुनो में बड़े परिदृश्य के अनुकूल होने पर चीते यहाँ पनप सकते हैं, जिसमें कृषि भाग, वन्य आवास और एरिया के भीतर रहने वाले अन्य जानवर भी शामिल है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां मेरे परिवार को दी गई गालियों की लिस्ट अगर बनाई तो छापनी पड़ जाएंगी किताबें। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बता दें, कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणियों पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की सलाह दी, जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले शाम वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी जी ने शनिवार को कहा था कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। यहाँ बागलकोट जिले में एक जनसभा में वाड्रा ने प्रधानमंत्री के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कम से कम वे 91 गालियां एक चीज में फिट बैठ रहे हैं। अगर आप उनके द्वारा मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें तो, और अगर हम उस सूची को तैयार कर दें, शुरू कर दें, तो हम एक के बाद एक कई किताबें प्रकाशित कर सकते हैं उनकी गालियों का। बहरहाल ये थी बात विवाद की खबरें। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एटीएम से लेने देने से लेकर GST के नियमों तक 1 मई से होंगे ये 4 बड़े बदलाव। बता दें, अप्रैल का महीना पूर्ण रूप से बीत चुका है। आज से मई शुरू हो चुकी है और आज 1 मई है। हर महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं जो आपके खर्च से जुड़े होते हैं। इस बार मई की पहली तारीख से 4 बड़े बदलाव हो गए हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। तो मई महीने की शुरुआत के साथ ही आप भी इन तमाम कामों को निपटा लीजिए। म्यूचुअल फंड KYC की बात करें तो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स उसी ई-वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें जिसका KYC पूरा हो। ये नियम 1 मई से लागू हो गया है। साथ ही साथ GST के नियमों में भी बदलाव हो गया है। नए नियम के अनुसार अब 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 60 दिनों के अंदर ट्रांजैक्शन की रसीद को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना ही होगा और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ रसोई गैस की कीमतों में भारी बदलाव हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। 1 अप्रैल को सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। 1 साल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 225 रुपए की कटौती हुई है। 1 मई की CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ
पीएनबी के ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव है, जहां पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। नए नियम 1 मई से लागू हो चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद बैंक की ओर से 10 रुपए के साथ जीएसटी जोड़कर लिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दे दी है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।